मेरा नाम रचना है। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी जिंदगी बहुत साधारण है। मेरे पापा, मम्मी और छोटा भाई, बस हमारा छोटा सा परिवार है। मुझे बस अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और फिर एक अच्छी नौकरी करनी है। घर का माहौल बहुत प्यार भरा है। कॉलेज के बाद घर के काम, बस यही मेरी दिनचर्या है। मुझे लगता है दुनिया बहुत सीधी सादी है, जैसे मेरा घर। रचना बेटा, पढ़ाई के साथ घर का भी थोड़ा ध्यान रखा कर। सब काम अकेले नहीं होते। हाँ मम्मी, मैं देख लूंगी, आप फिक्र मत करो। अरे रचना, देखना मेरी फोटो पर कितने लाइक्स आए हैं। तू भी जल्दी स्मार्टफोन ले ले, फिर देखना तेरा भी अकाउंट बन जाएगा। मेरे पास तो बस ये पुराना फोन है, उसमें इंटरनेट भी नहीं चलता। लेकिन सच कहूं, अब मन करता है कि मेरे पास भी स्मार्टफोन हो, ताकि मैं भी फेसबुक और इंस्टा चला सकूं। रचना की यह छोटी सी ख्वाहिश उसकी सादी जिंदगी में एक नया रंग लेकर आने वाली थी। जन्मदिन पर उसके पापा ने उसे एक नया स्मार्टफोन लाकर दिया। रचना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सबसे पहले उसने अपनी सहेलियों की मदद से फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया। अब वो भी उस रंगीन दुनिया का हिस्सा थी जिसके बारे में वो सिर्फ सुनती आई थी। धीरे धीरे रचना की जिंदगी बदलने लगी। पढ़ाई और घर के काम से ज्यादा वक्त अब फेसबुक पर बीतने लगा। उसे नए नए दोस्त बनाना अच्छा लगने लगा। हर फ्रेंड रिक्वेस्ट को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेती थी। रचना को लगता था जितने ज्यादा दोस्त होंगे उतनी ही पॉपुलर होगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस वर्चुअल दुनिया में हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उसका यही भोलापन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। एक दिन जब मैं फेसबुक चला रही थी, तो मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, मनीष शर्मा। उसकी प्रोफाइल देखी तो लगा कोई बड़ा आदमी है। दिल्ली में बड़ी कंपनी में काम करता है, महंगी गाड़ियां, शानदार पार्टियां। मुझे समझ नहीं आया, इतना अच्छा लड़का मुझे रिक्वेस्ट क्यों भेजेगा। फिर सोचा, इसमें हर्ज ही क्या है। मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। हाय रचना, थैंक्स फॉर रीडिंग मी। बस यहीं से बातों का सिलसिला शुरू हो गया। मनीष की बातें बहुत दिलचस्प थीं। वो रचना से उसकी पढ़ाई, उसके सपनों और पसंद नापसंद के बारे में पूछता। खुद के बारे में भी बड़ी बड़ी बातें करता कि कैसे उसने मेहनत से दिल्ली में अपना मुकाम बनाया है। उसकी बातें इतनी सजी संवरी थीं कि रचना को उस पर यकीन करने में जरा भी देर नहीं लगी। मनीष बहुत चालाक था। उसे पता था कि रचना एक छोटे शहर की सीधी सादी लड़की है, जिसके सपने तो हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का रास्ता नहीं पता। वो रचना की हर छोटी बड़ी बात की तारीफ करता। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है, तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। रचना को ये सब बातें बहुत अच्छी लगने लगी थीं। वो धीरे धीरे इस भावनात्मक जाल में फंसती जा रही थी और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। अब तो सुबह उठते ही सबसे पहले मनीष का मैसेज देखती हूँ और रात को सोने से पहले तक बात करती रहती हूँ। कभी कभी वीडियो कॉल की बात करती हूँ तो मनीष कोई ना कोई बहाना बना देता है, कभी ऑफिस, कभी नेटवर्क। लेकिन मुझे कभी शक नहीं हुआ, मनीष ही मुझे और मेरे सपनों को समझता है, ऐसा लगता है। ये रिश्ता अब सिर्फ शब्दों पर टिका था, लेकिन रचना के लिए यह हकीकत बन चुका था। रचना, तुमने खाना खाया? अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। आज कॉलेज में कैसा रहा दिन? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? हाँ मनीष, सब ठीक है। आज क्लास में थोड़ा प्रेजेंटेशन था, थोड़ी घबराहट भी हुई, पर तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है। मनीष और रचना की बातें अब और गहरी हो गई थीं। रचना अपने दिन की हर छोटी बड़ी बात मनीष को बताने लगी थी। एक दिन मनीष ने अपने दिल की बात कह दी। रचना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब से मैं तुमसे मिला हूँ, मेरी दुनिया बदल गई है। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं जानता हूँ कि यह सब बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को और नहीं छिपा सकता। क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो? हिचकिचाते हुए, हाँ मनीष, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। उस दिन के बाद उनका रिश्ता पूरी तरह बदल गया। अब वो एक दूसरे को आई लव यू कहते, भविष्य के सपने देखते। मनीष कहता, रचना, हम शादी के बाद दिल्ली में रहेंगे। मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा। हम एक बहुत खुशहाल जिंदगी जिएंगे। रचना इन सपनों में पूरी तरह खो चुकी थी।
अब उसका भरोसा मनीष पर इतना था कि जब घर में पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने मनीष से मदद मांगी। मनीष, मेरे भाई की तबीयत खराब है, घर में पैसों की बहुत जरूरत है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें कुछ पैसे भेजता हूँ, झूठा ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट भेजते हुए। देखो पैसे कल तक पहुंच जाएंगे। अगले दिन पैसे नहीं आए तो मनीष ने बैंक की समस्या बता दी। रचना ने उस पर जरा भी शक नहीं किया। उसे लगा मनीष ने कोशिश तो की, यही बहुत बड़ी बात है। रचना बेटा, किससे बात कर रही हो इतनी देर से? सब ठीक तो है ना? अरे माँ, सहेली से बात कर रही हूँ, पढ़ाई की बातें चल रही हैं, आप फिक्र मत करो। जैसे जैसे रचना का रिश्ता मनीष से गहरा होता गया, वैसे वैसे वो अपने परिवार से दूर होने लगी। पहले जो लड़की अपनी माँ से हर बात साझा करती थी, अब वो घंटों अपने कमरे में दरवाजा बंद करके फोन पर लगी रहती थी। उसके व्यवहार में आया बदलाव घर वालों से छिपा नहीं था। पापा टोकते तो रचना बस सिर झुकाकर हाँ पापा सब ठीक है कहकर बात टाल देती। अब वो अपने ही घर में अजनबी सी हो गई थी। उसे हर पल डर लगा रहता था कि कहीं उसका राज खुल न जाए। रचना, अभी घर वालों को कुछ मत बताना। सही समय आने पर मैं खुद आकर तुम्हारे पापा से बात करूंगा। ठीक है मनीष, मैं इंतजार करूंगी। यह राज अब उसके लिए एक बोझ बन चुका था। वो न तो अपनी सहेलियों से खुलकर बात कर पाती थी और न ही अपने परिवार से। वो एक दोहरी जिंदगी जी रही थी। इस तनाव का असर उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा था। उसकी माँ उसकी हालत देखकर बहुत परेशान थी, लेकिन रचना उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। रचना, क्या बात है? तू आजकल बहुत परेशान लगती है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता, शायद मैं तेरी मदद कर सकूं। कुछ नहीं यार, बस पढ़ाई का थोड़ा टेंशन है। रचना ने अपने सबसे करीबी दोस्त पर भी भरोसा नहीं किया, क्योंकि अब उसका भरोसा सिर्फ मनीष पर था। कई महीने बीत गए थे। रचना और मनीष का रिश्ता अब तक सिर्फ फोन और चैट तक ही सीमित था। अब रचना के दिल में मनीष से मिलने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने कई बार मनीष से मिलने की बात कही, लेकिन हर बार मनीष कोई न कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता था। मनीष, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। आखिरकार मनीष को लगा कि अब और टालना सही नहीं है। ठीक है रचना, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अगले हफ्ते मैं छुट्टी लेकर तुम्हारे शहर आ रहा हूँ। ये सुनकर रचना की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब तो वो दिन रात अपनी पहली मुलाकात के बारे में ही सोचने लगी। वो क्या पहनेगी, मनीष से क्या बातें करेगी, और मनीष आखिरकार कैसा दिखेगा। लेकिन मनीष ने उसे बताया कि वो सीधे बस स्टैंड नहीं आ सकता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उन्हें साथ देखे। उसने कहा, रचना, शहर के बाहर हाईवे पर मेरा एक दोस्त का फार्म हाउस है। वो खाली रहता है। हम वहीं मिलेंगे। वहां हमें कोई परेशान करने वाला नहीं होगा और हम आराम से बात कर सकेंगे। रचना को यह बात थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन मनीष पर उसका भरोसा इतना था कि उसने कोई सवाल नहीं किया। घर से निकलने के लिए रचना ने अपनी माँ से एक कहानी बना ली। माँ, मुझे अपनी एक सहेली के घर नोट्स लेने जाना है। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना। पता नहीं क्यों आज मन थोड़ा घबराया हुआ है। रचना ने अपना सबसे अच्छा सूट पहना, थोड़ा सा तैयार हुई और घर से निकल पड़ी। उसके दिल में उत्साह और डर दोनों मिला जुला था। पहली बार वो किसी लड़के से मिलने जा रही थी, वो भी सबसे छुपकर। ऑटो में बैठकर जब वो हाईवे की तरफ जा रही थी तो उसके मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या वो सही कर रही है? लेकिन जैसे ही मनीष का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता, उसके सारे डर दूर हो जाते। हाईवे पर बताई गई जगह पर पहुंचकर रचना ने मनीष को फोन किया। हाँ मनीष, मैं पहुंच गई हूँ, अब क्या करूँ? बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तुम वहीं रुको। रचना सड़क के किनारे खड़ी होकर इंतजार करने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था। गाड़ियां तेजी से गुजर रही थीं, लेकिन वहां कोई और नहीं था। हर गुजरती गाड़ी के साथ उसकी धड़कनें तेज हो जाती थीं। उसे थोड़ा डर लगने लगा था। वो सोचने लगी कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ और अंदर बैठे एक आदमी ने कहा, रचना, मनीष ने मुझे भेजा है। वो फार्म हाउस पर इंतजार कर रहा है, बैठो। रचना ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर मनीष पर भरोसा करके वो कार में बैठ गई। यही था उसकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला।
कार एक सुनसान रास्ते पर मुड़ गई और कुछ देर बाद एक बड़े से गेट के सामने रुकी। वो एक पुराना सा फार्म हाउस था जो सपनों के फार्म हाउस जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई थीं और दीवारों पर काई जमी थी। रचना का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। कार से उतरते ही दो और लोग बाहर निकले। उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी क्रूरता थी। मनीष कहाँ है? अंदर है तुम्हारा मनीष, चलो। उसके लहजे में जो धमकी थी उसने रचना को अंदर तक डरा दिया। उसे जबरदस्ती फार्म हाउस के अंदर ले जाया गया। अंदर का माहौल और भी ज्यादा डरावना था। एक बड़े से कमरे में कुछ और लड़कियां सहमी हुई बैठी थीं, ठीक उसी की तरह। रचना को समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। वो आदमी जो खुद को मनीष का दोस्त बता रहा था, अब अपना असली रूप दिखा रहा था। उसने रचना का फोन छीन कर तोड़ दिया। बहुत फेसबुक चलाने का शौक था ना तुझे? अब पता चलेगा, कोई मनीष वनीश नहीं है। वो तो बस एक चारा था तुम जैसी बेवकूफ मछलियों को फंसाने के लिए। रचना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके सारे सपने एक पल में टूटकर बिखर गए। जिस मनीष पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, वो सिर्फ एक फरेब था, एक जाल था। वो फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन उसकी मिन्नतों का उन पत्थर दिल इंसानों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने उसे दूसरी लड़कियों के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में बंद दूसरी लड़कियों ने बताया कि उन्हें भी प्यार और नौकरी का झांसा देकर यहां लाया गया है। वो सब एक मानव तस्करी गिरोह के चंगुल में फंस चुकी थीं। उस अंधेरे कमरे में डर और बेबसी के बीच रचना को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे अपने माँ बाप का चेहरा याद आ रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसकी माँ ने उसे टोका था, कैसे उसके पापा ने उसे समझाया था। काश उसने उनकी बात सुन ली होती। काश उसने सोशल मीडिया की इस नकली दुनिया पर भरोसा न किया होता। अब पछताने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन फिर उसने दूसरी लड़कियों के डरे हुए चेहरे देखे। उसे लगा कि सिर्फ रोने से कुछ नहीं होगा। उसे यहां से निकलना होगा, न सिर्फ अपने लिए बल्कि इन सब लड़कियों के लिए भी। उसके अंदर का डर धीरे धीरे हिम्मत में बदल रहा था। जब शाम ढल गई और रचना घर नहीं लौटी तो उसकी मां की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने रचना के फोन पर कॉल किया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। उन्होंने उसकी सहेली को फोन किया, जिसके घर जाने का बहाना बनाकर रचना गई थी। रचना तो तेरे घर आई थी ना? आंटी, रचना तो मेरे घर आई ही नहीं। यह सुनकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत रचना के पापा को बताया। पूरा परिवार परेशान हो गया। उन्होंने रचना की सभी सहेलियों, रिश्तेदारों, हर उस जगह फोन किया जहां उसके जाने की थोड़ी सी भी उम्मीद थी, लेकिन रचना का कहीं कोई पता नहीं चला। रात गहराती जा रही थी और परिवार की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर आहट पर उन्हें लगता कि शायद रचना आ गई, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती। रचना के पापा ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसे आसपास के इलाकों में ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वो एक ऐसी अनहोनी के बारे में सोचकर कांप रहे थे जिसे वो जुबान पर भी नहीं लाना चाहते थे। एक बेटी का शाम को घर न लौटना किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा खौफ होता है। वही खौफ अब पूरे घर में पसर चुका था। हर गुजरता पल उनके डर को और बढ़ा रहा था। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो अगली सुबह रचना के पापा कांपते हुए कदमों से पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को पूरी बात बताई। साहब, मेरी बेटी कल सुबह से लापता है। उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। आपकी बेटी जल्द मिल जाएगी। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और उन्हें आश्वासन दिया कि वो जल्द ही कुछ करेंगे। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच शुरू की। उन्होंने रचना के दोस्तों से पूछताछ की। सर, रचना पिछले कुछ महीनों से बहुत बदली बदली सी लग रही थी। वो अक्सर किसी से फोन पर छिप छिप कर बातें करती थी। यह जानकारी पुलिस के लिए एक अहम सुराग थी। पुलिस ने तुरंत रचना के फोन की कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री निकालने का फैसला किया। परिवार वालों को अब सिर्फ पुलिस से ही उम्मीद थी। रचना की मां का रो रो कर बुरा हाल था। मेरी बच्ची कहाँ है? उसे घर ले आओ। पूरा गांव इस खबर से सकते में था। हर कोई अपनी अपनी तरह से अंदाजा लगा रहा था, लेकिन सच्चाई क्या थी
यह कोई नहीं जानता था। पुलिस के लिए यह मामला सिर्फ एक गुमशुदगी का नहीं था, बल्कि इसके पीछे किसी बड़े अपराध की आशंका भी थी, और इस आशंका को सुलझाने का रास्ता अब टेक्नोलॉजी से होकर गुजरना था। मामले की गंभीरता को देखते हुए केस साइबर सेल को सौंप दिया गया। साइबर सेल के एक्सपर्ट्स ने सबसे पहले रचना के फेसबुक अकाउंट की जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि रचना पिछले कई महीनों से मनीष शर्मा नाम की एक प्रोफाइल से लगातार चैट कर रही थी। जब उस प्रोफाइल की जांच की गई तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। मनीष शर्मा नाम का कोई व्यक्ति उस कंपनी में काम ही नहीं करता था, और प्रोफाइल पर लगी तस्वीरें इंटरनेट से चुराई गई थीं। ये एक फर्जी प्रोफाइल थी, जिसे सिर्फ भोली भाली लड़कियों को फंसाने के लिए बनाया गया था। टीम, सबसे पहले इस प्रोफाइल के आईपी एड्रेस को ट्रैक करो और उस फोन नंबर की डिटेल्स भी निकालो जिससे मनीष बनकर रचना से बात की जाती थी। साइबर टीम ने उस फेसबुक अकाउंट से जुड़े आईपी एड्रेस को ट्रैक करना शुरू किया। आईपी एड्रेस से पता चला कि यह अकाउंट शहर के बाहर एक अलग अलग लोकेशन से ऑपरेट किया जा रहा था। अपराधियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कई चालाकियां की थीं, लेकिन वो साइबर एक्सपर्ट्स को धोखा नहीं दे सके। टीम ने उस फोन नंबर को भी ट्रैक किया जिससे मनीष बनकर रचना से बात की जाती थी। फोन की आखिरी लोकेशन उसी हाईवे के पास मिली जहां रचना को आखिरी बार देखा गया था। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि रचना किसी बड़े गिरोह के चंगुल में है। अब उस इलाके के मोबाइल टावर डेटा को चेक करो। जितने भी संदिग्ध नंबर उस वक्त एक्टिव थे, सबकी लिस्ट चाहिए। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने उस इलाके के सभी टावरों का डेटा खंगाला। उन्हें कुछ संदिग्ध नंबर मिले जो उस दिन और उस वक्त उसी इलाके में एक्टिव थे। उन नंबरों की जांच करने पर पता चला कि वो सब एक बड़े मानव तस्करी गिरोह के सदस्य थे, जो सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। ये गिरोह बहुत शातिर था। वो लड़कियों को प्यार, शादी और नौकरी का झांसा देकर बुलाते थे और फिर उन्हें दूसरे राज्यों में बेच देते थे। रचना पहली लड़की नहीं थी जो इस गिरोह का शिकार बनी थी। इससे पहले भी कई लड़कियां इसी तरह गायब हो चुकी थीं। अब पुलिस के पास अपराधियों और उनकी लोकेशन के बारे में पुख्ता जानकारी थी। वो फार्म हाउस जहां रचना को कैद करके रखा गया था, अब पुलिस के रडार पर था। साइबर सेल की तकनीकी जांच ने उस डिजिटल नकाब को उतार दिया था जिसके पीछे ये खूंखार अपराधी छिपे हुए थे। ये एक बेहतरीन उदाहरण था कि कैसे टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके बड़े से बड़े अपराधियों तक पहुंचा जा सकता है। अब बस एक आखिरी कदम उठाना बाकी था, एक ऐसी रेड जो न सिर्फ रचना को बल्कि कई और मासूम जिंदगियों को भी उस अंधेरे से बाहर निकाल सकती थी। पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ उस फार्म हाउस पर धावा बोलने का प्लान बनाया। पुलिस की टीम ने आधी रात को उस फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। पूरा ऑपरेशन बहुत ही खामोशी से अंजाम दिया जा रहा था। किसी को भी भनक नहीं लगने दी गई। अंदर अपराधी बेखौफ सो रहे थे, इस बात से अनजान कि उनका खेल अब खत्म होने वाला है। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और एक साथ अंदर घुस गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से अपराधी हड़बड़ा गए। कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की घेराबंदी इतनी मजबूत थी कि कोई भी बचकर नहीं निकल सका। गिरोह का सरगना और उसके सभी साथी पकड़े गए। पुलिस ने जब कमरों की तलाशी ली तो एक बंद कमरे से लड़कियों के रोने की आवाज आई। दरवाजा खोलने पर अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। रचना और उसके साथ करीब 10 और लड़कियां वहां सहमी हुई बैठी थीं। पुलिस को देखकर उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे फंसाया गया था। मनीष नाम से किसी ने दोस्ती की, फिर यहाँ लाकर बंद कर दिया। मैं सब कुछ बताऊंगी। आप बहुत बहादुर हो रचना। आपकी गवाही हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसकी गवाही इस केस में सबसे बड़ा सबूत बनी। पुलिस ने सभी लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला और उनके परिवार वालों को खबर दी। रचना जब अपने घर पहुंची तो उसके माँ बाप उसे देखकर लिपट कर रो पड़े। मेरी बच्ची, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। रचना को अपनी गलती का एहसास था, लेकिन अब वो एक बहादुर लड़की बन चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेगी। वो समाज के सामने अपनी कहानी लाएगी ताकि कोई और लड़की उसके जैसे जाल में न फंसे। उसने पुलिस की पूरी मदद की और कोर्ट में अपराधियों के खिलाफ गवाही दी।
उसकी बहादुरी और दूसरी लड़कियों की गवाही के कारण उन सभी अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिली। आज रचना एक मिसाल बन चुकी है। वो अपने कॉलेज और आसपास के गांवों में जाकर लड़कियों को सोशल मीडिया के खतरों के बारे में जागरूक करती है। सोशल मीडिया एक ताकतवर टूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। किसी भी अनजाने व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें। अपनी कोई भी निजी जानकारी साझा करने से पहले 100 बार सोचें। आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच आपकी अपनी समझदारी और आपके परिवार का साथ है। रचना की कहानी एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही एक प्रेरणा भी है। यह हमें सिखाती है कि एक गलती जिंदगी बदल सकती है, लेकिन हिम्मत और जागरूकता से हम किसी भी अंधेरे से निकलकर एक नई सुबह ला सकते हैं। सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जुर्म कभी छुपता नहीं। देखते रहिए जीनियस हिंदुस्तानी।